वजीर आजम को शहजाद अकबर पर 6 एतराजात थे। पहला एतराज ये पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते थे, लेकिन जब दस्तावेजी सबूतों की बारी आती थी तो ये कागज का पलंदा पेश कर देते थे और ये पलंदा आगे चलकर कागजी साबित होता था। शहजाद अकबर ने मियां शहबाज शरीफ फैमिली पर 27 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। वजीर आजम को बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग दी, लेकिन जब रेफरेंस बना तो पहले 27 अरब रुपए 16 अरब रुपए हुए, फिर गवाहों की फहरिस्त में 100 लोग आ गए और फिर मामला जब अदालत में पहुंचा तो शहजाद अकबर के सबूत मुखालिफ वकीलों के चंद सवालों का मुकाबला न कर सके और यूं हमजा शहबाज शरीफ की जमानत भी हो गई और मियां शहबाज शरीफ भी घर वापस आ गए। शहजाद अकबर ने दिसंबर 2019 में लंदन में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी में केस किया। ये केस 21 माह चलता रहा, लेकिन हुकूमत इल्जामात साबित कर सकी और न सबूत दे सकी। लिहाजा एनसीए ने सितंबर 2021 में इस इल्जाम को बेबुनियाद करार दे दिया और हुकूमत ठीक ठाक बदनाम हो गई और मियां शहबाज शरीफ अब अगले वजीर आजम बनकर उभर रहे हैं। अपोजिशन इत्तेहादी और पीटीआई के अपने भाई सरकान इन्हें एतमाद की यकीन दहानी करा रहे हैं, जबकि इमरान खान इन्हें हर सूरत नाअहल करार दिलाना चाहते हैं और शहजाद अकबर ये भारी पत्थर नहीं उठा पा रहे थे, लिहाजा इन्हें फारिग कर दिया गया। दूसरा एतराज, शहजाद अकबर ने वजीर आजम को यकीन दिलाया था, मैंने पाकिस्तान को लूटने वाली 100 बड़ी मछलियों का डेटा भी जमा कर लिया है और इनके खिलाफ तगड़ा केस भी बन रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और मजबूत केस होंगे। ये वजीर आजम को ये यकीन भी दिलाते रहे। स्विस बैंकों में पाकिस्तानी लुटेरों के 280 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं। हम अगर ये रकम ले आए तो हमें आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा और न ही कशकोल उठाना पड़ेगा। वजीर आजम खुश हो गए, लेकिन जब सबूतों की बारी आई तो ये चंद शीट्स और 2000 अल्फाज के सिवा कुछ नहीं था। फाइलों में दावों और ख्वाहिशात के लंगड़े घोड़ों के सिवा कुछ नहीं था। तीसरा एतराज, वजीर आजम इन्हें जब भी स्पीड बढ़ाने का कहते थे ये घंटी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब और एफआईए के गले में बांध देते थे। वजीर आजम ने इनके मशवरे पर गौहर नफीस को डीजी एंटी करप्शन पंजाब भी लगा दिया। एफआईए को भी इनके सामने जवाबदेह बना दिया और इन्हें बाकी तमाम सहूलियात भी दे दी, लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी शिकायत का अनबार लग गया। एफआईए के सबूत अदालतों में उड़ गए और करप्शन के नए नए स्कैंडल भी सामने आने लगे। चौथा एतराज, शहजाद अकबर ने वजीर आजम के तमाम दोस्तों को नाराज कर दिया था। जहांगीर तरीन हो, जुल्फी बुखारी हो, नदीम बाबर हो, अनिल मुसर्रत हो या फिर परवेज खटक हो, वजीर आजम के तमाम दोस्तों के होंठों पर इन्हीं का नाम था। लिहाजा वजीर आजम जब आज अपने दाएं बाएं देखते हैं तो इन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता। ये खुद को अकेला महसूस करते हैं और ये शहजाद अकबर को इस अकेलेपन का जिम्मेदार समझते हैं। पांचवा एतराज, शहजाद अकबर ने वजीर आजम से वादा किया था, मैं मियां नवाज शरीफ को लंदन से हथकड़ी में वापस लाऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ की बाइज्जत वापसी का वक्त आ गया, मगर शहजाद अकबर अपना वादा पूरा न कर सके। और छठा और आखिरी एतराज, वजीर आजम का ख्याल है शहजाद अकबर मुशीर मेरे हैं, लेकिन ये अहकामात किसी और से लेते हैं। इन्हें दूसरी तरफ से जब भी हुक्म दिया जाता है ये इसके मुताबिक कार्रवाई तेज और आहिस्ता करते रहते हैं। बदनाम मैं हो रहा हूं, लेकिन डील कोई और कर रहा है, लिहाजा शहजाद अकबर को घर भिजवा दिया गया। वजीर आजम के ये तमाम एतराजात दुरुस्त हैं, क्योंकि हुकूमत को 3.5 बरसों में मईशत के बाद सबसे ज्यादा मार एहतसाब में पड़ी। हुकूमत का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये सियासी करप्शन का कोई एक भी केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी। करप्शन खत्म करना तो दूर, पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में 117 से 140वें नंबर पर आ गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ शहजाद अकबर हैं और बाकी तमाम वुज़रा मुख्तलिफ हैं? हम्माद अजहर के पास एनर्जी का पोर्टफोलियो है, क्या ये अवाम को सस्ती बिजली देने में कामयाब हो गए हैं? वो नवाज शरीफ जिस पर आज इल्जाम लगाया जा रहा है, उसने महंगी बिजली के कारखाने लगा दिए। इनके दौर में बिजली के घरेलू नर्ख 11 रुपए फी यूनिट थे और गर्दिशी कर्जा 1148 अरब रुपए था, लेकिन आज बिजली के नर्ख 21 से 24 रुपए फी यूनिट और गर्दिशी कर्जा 2419 अरब रुपए है। लिहाजा सवाल यह है, हम्माद अजहर ने आज तक क्या किया? क्या ये भी आज तक शहजाद अकबर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलवारें नहीं चलाते रहे? इमरान खान के पास चोटी के मईशत दान थे,
اسد عمر بابائے معاشیات تھے، حفیظ شیخ معیشت کے جادوگر تھے اور شوکت ترین اکنامی کو جڑوں سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک کیا کیا یہ 3.5 برسوں سے قوم کو بتا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ڈالر کو 105 روپے پر رکھ کر برا کیا تھا اور ہم نے اسے 180 تک پہنچا کر کمال کر دیا۔ چین کو پاکستان میں 55 بلین ڈالر سرمایہ کاری کرانے والے غلط تھے اور ہم تمام بین الاقوامی پروجیکٹس روک کر صحیح ہیں۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ ہیں، ان کے دور میں کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں قرارداد پیش کرنے کے لیے 15 ممبرز بھی اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ یہ ایک بیان دے کر سعودی عرب کو ناراض کر بیٹھے تھے اور پاکستان دوستوں کی محفل میں بھی تنہا ہو گیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی قطر سے $8 MMBTU LNG لے رہے تھے، وہ غلط اور لٹیرے تھے، لیکن پی ٹی آئی حکومت $30 MMBTU پہ LNG خرید کر بھی ٹھیک ہے۔ میاں شہباز شریف پنجاب میں تھا تو یہ ڈاکو ہوتا تھا، لیکن آج ملک کا سب سے بڑا صوبہ سائیں عثمان بزدار چلا رہے ہیں اور انہیں اپنی ڈویژن کے لیے کمشنر نہیں مل رہا۔ سوال یہ ہے، اگر شہزاد اکبر اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے تو باقی وزراء نے کیا کمالات دکھا دیے ہیں؟ کیا یہ بھی وہ نہیں کر رہے جو شہزاد اکبر کرتے رہے؟ اور کیا یہ بھی کسی اور کے احکامات پر نہیں چلتے؟ حکومت کو بہرحال 3.5 سال کی مسلسل ناکامیوں کے بعد یہ تسلیم کر لینا چاہیے، مسئلہ آنگن میں نہیں ہے، ناچ میں ہے۔ عمران خان خیالات کی دنیا کے بلے باز ہیں، یہ زمینی حقائق اور مینجمنٹ سے نابلد ہیں۔ وہ لیڈر جو آج تک اپنے پرانے دوستوں، پارٹی کے پرانے ورکروں کو اکٹھا نہیں کر سکا، جو اپنی ذاتی معیشت نہیں چلا سکا اور جس کے پاس اپنے ٹیکس میں 2 لاکھ روپے سے 98 لاکھ روپے کے جمپ کا کوئی جواب نہیں، وہ لیڈر جو پورے ملک کو مہنگائی، بے روزگاری، کساد بازاری اور افراتفری میں دھکیل کر بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں، لہٰذا مسئلہ شہزاد اکبر جیسے لوگ نہیں ہے، مسئلہ عمران خان خود ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ اب ٹیلی فون والوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے، ملک میں اب مزید تجربوں کی سکت نہیں رہی۔ آپ گرتی ہوئی دیواروں کو مزید کتنے سہارے دے لیں گے؟ آپ کا ہر سہارا قوم کو مہنگا پڑ رہا ہے اور یہ ڈھلوان پر مزید نیچے کھسک رہی ہے، لہٰذا آپ بھی مہربانی کریں اور اپنی غلطیوں کو انڈو کر دیں، کیونکہ اب تو بس کی بھی بس ہو گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اگر نہ روکا تو حکومت قوم کو وہاں لے جائے گی جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہے گی۔